ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਦੋ अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूँ। आज अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन रावलपिंडी अरबी यूनिट का पहला इजलास है और इस इजलास के मुनक़िद होने में जावेद आफ्ताब साहब का बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और आज ये महफिल सजी है तो उसका क्रेडिट उनको जाता है। सबसे पहले मैं हमारी आज की जो सदर हैं आज के इजलास की फरीदा हफीज़ साहिबा का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाई और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। उसके साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रामा और 21वीं सदी। हमारे गेस्ट स्पीकर जो हैं मारूफ ड्रामा निगार, राइटर और उस्ताद जनाब अरशद मिनाज साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज हम उनसे ड्रामा और 21वीं सदी के हवाले से एक फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू जो है वो सुनेंगे। ये डायलॉग होगा, इसमें गुफ्तगू भी होगी, सवालात भी होंगे। तो पहले मैं उनको दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजूद के हवाले से जो है वो दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ जो है उनका जनरेट हो और वो पेश करें। तो तालियों में मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारा सदर की इजाज़त से किसी मशहूर ड्रामा निगार का एक जुमला है जो आप सब लोगों ने सुना होगा कि दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान अदाकार है। तो दुनिया बिल्कुल ऐसे ही स्टेज है कि जैसी ये हमारा स्टेज है। तो इंसान जो अदाकार है वो जब इस दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? जब ग्रीन रूम से वो स्टेज तक आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। जैसे अगर इस कमरे में कोई परिंदा अगर आ जाए गलती से किसी रोशनदान से तो वो आगे उसको समझ नहीं आती कि मैं निकलूं कैसे, मैं कहाँ आ गया। तो इसी तरह वो ग्रीन रूम से जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, अभी ग्रीन रूम थोड़ा सा मैं अगर उसको इस्तिलाह जो है हमारी ड्रामे की वो ये है कि जब आर्टिस्ट कोई ड्रामे के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले वो कॉस्ट्यूम पहनता है, उसके बाद वो मेकअप करता है, गेटअप करता है, उसके बाद वो अपनी एंट्री का इंतज़ार करता है। वो इंतज़ार जहाँ बैठ के करता है उसको ग्रीन रूम कहते हैं। तो उस ग्रीन रूम से जब स्टेज तक का सफ़र बच्चा तय करता है तो उसको कुछ पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। ड्रामा जो है वो यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है करके दिखाना। तो एक्टर या ड्रामा बेसिकली नकाली का नाम है। हम जो ड्रामा कर रहे होते हैं वो नकल कर रहे होते हैं। अगर किसी डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो डॉक्टर की नकल कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा जो है वो सबसे पहले किस चीज़ की नकल करता है? अपने हमसूरत, अपने बड़े, उनकी सबसे पहले जो नकल करता है वो है ज़बान। वो बोलना सीखता है।
بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ چلنا سیکھتا ہے. یعنی فطرت کے اندر اس کے نقالی یا اس کا ڈرامہ کہہ لیجیے وہ شاید ساتھ لے کے آتا ہے. پھر وہ بچہ جب باہر کھیلتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ, تو وہاں وہ کبھی چور بنتا ہے, کبھی سپاہی بنتا ہے, وہ ڈرامہ کا ہوتا ہے. اگر میں دیکھوں گھر میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کو, اسکول گوئنگ جو بچے ہیں, اور جو بچی ہے تو وہ ٹیچر بن کے چھوٹے بھائی کو وہ پڑھا رہی ہوتی ہے, تو وہ ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے, اس اپنی مس کو وہ کر کے دکھا رہی ہوتی ہے. ثابت یہ ہوا کہ ہر انسان نقالی کر رہا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے. وہی بچہ جب جوان ہوا, بڑا ہوا, تو اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. باقی سب کچھ تو اس نے سیکھا تھا کہ بولتے کیسے ہیں, کھانا کیسے کھاتے ہیں, چلتے کیسے ہیں. لیکن یہ اس نے کہیں سے نہیں سیکھا تھا کہ اگر کسی کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, تو اس کے بعد اسے کرنا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا. اس کوے نے اپنے ہی جیسے کوے کو دفناتے ہوئے اس کو دکھایا. تو دیکھ کے وہ انسان سمجھا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. یعنی اس نے نقالی کی جو اس کی فطرت کے اندر تھی. اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو سب سے پہلا ایکٹر, ریکگنائز رجسٹرڈ ایکٹر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تھیسپین تھا. اور یہ بات ہے قبل مسیح 534-35-36 کا زمانہ تھا. تو بیسیکلی وہ شاعر تھا, اور کس طرح اس نے اپنی اسٹوری کو, اپنی شاعری کو دنیا کے سامنے اکیلے پیش کیا. تو ڈرامہ کی جو روایت ہے وہ چلتے چلتے جب یونان تک پہنچی, تو سب سے پہلے جو تنظیم بنی فنون لطیفہ کی, تو انہوں نے ڈرامے کو پہلے نمبر پر رکھا. کیوں؟ افسانہ کیوں نہیں, ناول کیوں نہیں, شاعری کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ڈرامہ کر کے دکھانے کی چیز تھی. آپ ناول کے اندر آپ بیان کرتے ہیں, کچھ اسٹوری بیان کرتے ہیں, وہ کر کے نہیں دکھا رہے ہوتے. اسی طرح افسانہ ہے, یہ شاعری ہے, تو شاعری کے اندر آپ تخیل میں بڑی دور تک نکل جاتے ہیں, آسمانوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں, جنت کی سیر کرا رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ دکھا نہیں سکتے. تو ڈرامہ ایک ایسی مشکل صنف تھی, اس لیے انہوں نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا. اور ڈرامہ کوئی اکیلا ایکٹر نہیں کر سکتا. ایک ایکٹر اکیلا نہیں کر سکے گا, لوگ دیکھنے والے نہیں ہوں گے تو بھی نہیں کر سکے. تو سب سے پہلے جو ڈرامہ ہوا وہ ایک ہی ایکٹر سے ہوا, پھر کرتے کرتے 2 ہو گئے, 3 ہو گئے, تو جب 4-5 بڑھے تو تب اس ڈرامے کو سند حاصل ہوئی کہ ہاں یہ ڈرامہ ہے. اب ڈرامہ چونکہ ہماری جو روایت ہے وہ مذہبی روایت بہت پرانی روایت ہے, اور یونان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں جن کا دین اور مذہب جو ہے وہ بت پرستی تھا. وہاں دیوی اور دیوتا ہیں, اور ڈرامہ بھی انہیں کے گرد گھومتا رہا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے یا بت پرست نہیں ہے, تو وہاں وہ ڈرامے کی روایت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ یونان میں ہے. یونان سے شروع ہوا, یونان سے یورپ, یورپ سے امریکہ, اور پھر پوری دنیا میں, اور وہ برے صغیر میں یہاں ہمارے پاس بھی پہنچا.
تو سب سے پہلے یہاں سنسکرت میں ڈرامے کا کام ہوا اور بہت زبردست کام ہوا. اور اگر ہم پچھلی صدی میں جائیں, کیونکہ یہ عنوان ان کا ایسا ہے کہ 21ویں صدی اور ڈرامہ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صدیوں کی بات ہے, لہذا ہم اس صدی میں جائیں جیسے میں نے قبل مسیح کی بات کی. تو ڈرامہ کرتے کرتے آپ کا قدیم ہندوستان تک جب پہنچا تو سنسکرت کے اندر ڈرامہ شروع ہوا, اور اس زمانے میں ڈرامہ بہت اچھا ہو رہا تھا. ستیان سر جی جی اس وقت ڈرامہ اس لیے بہت اچھا ہو رہا تھا کہ وہاں اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ڈرامہ تھا, اور بڑے اونچی ذات والے برہمن لوگ, ایون جو عورتوں کا کردار تھا, فیمیل کریکٹرز کرنے کے لیے بھی پڑھی لکھی عورتیں اس میں شامل ہوا کرتی تھی. کرتے کرتے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ لوگ اس سے کنارہ کش ہو گئے, اور ڈرامہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو ٹیکنیشین تو تھے, ڈرامے کی ٹیکنیکس کو تو جانتے تھے, مگر ان کا ادب سے کوئی واسطہ نہیں. تو اکیلا ادب بھی ڈرامہ نہیں ہے, اکیلا ڈرامہ بھی ادب ڈرامہ نہیں ہے جب تک اس میں ادب شامل نہ ہو. تو جب ڈرامہ میرے جیسے اناڑی لوگوں کے ہاتھ میں وہاں آیا جن کو ادب سے کوئی واسطہ نہیں تھا, تو انہوں نے ڈرامے کا ستیہ ناش کر دیا. یہ حال ہو گیا کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو تھیٹر سے منسوب کرنا ایک گالی سمجھتے تھے, اور معاشرہ بھی کچھ ایسا تھا کہ وہ ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا. اگر آپ دیکھیں یہاں تو آج بھی اسٹیج کے آرٹسٹ کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے. خیر یہ ہم آگے چل کے اس کو بات کریں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو ڈرامے کی کوئی روایت نہیں ہے. میں اس وقت بڑا اعلیٰ ڈرامہ بھی ہوا, آغا اشر, غلام عباس, کرشن چندر, آغا اشر کے ڈرامے, اندر سبھا, خوبصورت لا, رستم و سراب, بہت کمال کے ڈرامے تھے. یعنی آغا اشر کو تو آپ انڈیا کا اردو کا شخصیت ہے. اسی طرح پنجابی ڈرامہ بھی بہت خوب ہوا. ارچن سنگھ جو تھے وہ انہوں نے بڑا کام کیا, بہت پڑھے لکھے پروفیسر آدمی تھے وہ, لیکن ان کا ڈرامہ بھی سکھ مذہب کے ارد گرد گھومتا رہا. کوئی 2-4 ڈرامے انہوں نے اس سے ہٹ کے کیے, بہت اچھے پلے کیا کی. پھر جو ماڈرن ڈرامہ ہے ہمارا وہ شروع ہوتا ہے امتیاز علی تاج کے زمانے میں. تو امتیاز علی تاج کے زیادہ تر ڈرامے جو ہے وہ ریڈیو کے ڈرامے ہیں. وہ بعد میں ان کے جو داماد نعیم طاہر انہوں نے بک بھی چھاپی, اس میں ان کے بہت سارے ڈرامے ملتے ہیں. ریڈیائی ڈرامے ہیں. ہم نے ان کا ایک ڈرامہ کیا تھا گونگی جورو, وہ بھی ریڈیو کا ڈرامہ تھا, اس کو چینج کر کے اس میں کیا. مین وائل آپ کا ریڈیو آ گیا جب, تو چونکہ وہی ادیب وہی ڈرامہ جو ہے وہ ریڈیو پہ ہو رہے, اور اس وقت ریڈیو بہت سنا جاتا تھا. لیکن ڈرامہ چونکہ کرنے کی چیز ہے, تو جب آپ اس کو سنائیں گے تو اس کے وہ سارے لوازمات جو ہیں وہ آپ پورے نہیں کر سکتے. لہذا اگر ہم عشرت رحمانی کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو نے ڈرامے کو خراب کیا ہے, اور کسی حد تک ان کی بات درست بھی لگتی ہے کہ جب آپ ڈرامہ سنائیں گے, ڈرامہ تو دیکھنے کی چیز ہے, تو اس کے وہ سارے لوازمات پورے نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ ڈرامے کی جو اپنی ریڈیو کی جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے ڈرامہ اس کے مطابق لکھنا شروع کر دیا.
لہذا ریڈیو بقول عشرت رحمانی کے کہ اس نے ڈرامے کو خراب کیا۔ پھر پاکستان بننے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں یہاں ہمارے ڈرامہ الحمرا یا لاہور میں جو ڈرامہ ہوا اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا بھی ڈرامہ کیا، لیکن زیادہ تر ڈرامہ آگے چل کے ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جو بسوں میں گولیاں بیچا کرتے تھے۔ بڑے بڑے نام ہیں ایسے جن کا بعد میں بڑا نام ہوا، کسی کا نام میں نہیں لوں گا۔ تو جب ڈرامہ ان کے ہاتھ لگا تو وہ ڈرامہ نہیں رہا۔ جگر بازی کو بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو فحاشی اور بدتمیزی اور اس حد تک آ جائے کہ آپ اسٹیج سے کھڑے ہو کے آڈینس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس کو ہم ڈرامہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ڈرامے کا حال تو کچھ ایکٹروں نے کام کیا، کچھ رائٹر بیچارہ تو میرا خیال ہے کہ قصوروار نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسکرپٹ کی ضرورت ہی نہیں، تم آ جائیں یار انٹری کر لیں، تم آ جائیں یار انٹری کر لیں، اس طرح کے بغیر اسکرپٹ کے ڈرامے آپ لوگوں نے یقیناً دیکھے ہوں گے۔ لیکن جب کہ سارے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ یار ڈرامے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے، تو اسکرپٹ، دوسرا نمبر اسکرپٹ، تیسرا نمبر اسکرپٹ۔ تو بھائی جب اسکرپٹ ہی نہیں ہے تو وہ ڈرامہ کون سا ہے؟ پھر بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایک ضیاء الحق کی دور آتا ہے جو ڈرامہ کیا، اس نے تو ہماری تاریخ ہی بدل دی، اس نے ہمارا مذہب بدل دیا، اس نے ہمارا جغرافیہ بھی بدل دیا، کیونکہ وہاں تو کاسٹ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب بھی ایسے ادوار آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرامے بھی تلوار بازی والی شروع ہو جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، اس ٹائپ کا چٹان تو کہانیاں ہو گئی یار۔ ہمارا اپنا اس خطے کا جو ہیرو ہے وہ کہاں گیا؟ اس پہ تو آپ بھگت سنگھ پہ تو آپ نہیں لگنے دیتے کسی، عبداللہ پہ ٹھیک ہے، نظام لوہار، رائے احمد کھرل، کسی پہ کوئی ڈرامہ آپ نے دیکھا ہو اس کو پروموٹ نہیں۔ آپ نے میزائل بھی بنایا تو اس کا نام رکھ دیا باغی میزائل، ٹینک بنایا تو اس کا نام رکھ دیا خالد۔ تو بھائی یہ ہمارے ہیرو کہاں ہیں؟ یہاں بھی تو کچھ لوگ گزرے ہیں، دادا امیر حیدر بھی تو گزرا ہے، یہ میرے علاقے کا بابا، اس پہ کیوں نہیں کام کیا؟ تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یار آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ایک سال پڑھے اور نظریات کے دوست ہیں ہمارے، ان سے میں نے بات کی آپ کی پنڈی کے اوپر کام کرنا چاہیے، کہ امیر دادا پہ کام کرو، میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ان کی بک ہے دادا امیر ہے، اور میرے ڈرامے کا نام بھی دادا ہے۔ میں نے سب کچھ تو سوچ لیا مگر وہ بک آج تک انہوں نے مجھے عنایت نہیں کی۔ وہ تو کوئٹہ ہے، میں نے کہا گلے شکوے تو نہ کیا، میرے پاس میں جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں، آپ نے لوگوں کی نہیں۔ خیر واپس ہم آتے ہیں اس دور کے اندر جہاں ڈرامے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں لاہور ایک ریکارڈنگ کا تھا، وہاں ہمارے دوست حسن قریشی پروڈیوسر تھے، ہماری ان سے دوستی اسسٹنٹ پروڈیوسر ہمارے سے، تو
वो कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन उनको पता चला यार लाहौर आया हुआ है, तो उन्होंने मुझे बुलवा लिया, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। तो वहाँ एक सीन चल रहा था, उस सीन में ये दिखाना था कि एक लड़की सिंगार मेज पर बैठी है और वो नहा के निकली है, तैयार हो गई है, मेकअप कर रही है, लेकिन उसने ऊपर दुपट्टा लिया है। वो टेक करते हैं, दुपट्टा उतर जाता है, वो फिर टेक करते हैं, फिर 10 बार वो रीटेक्स हुई। तो असलम कुरैशी उतरे, शाह साहब आप जानते हो कि अफजाल साहब अगर सुन रहे हैं तो आप लोगों ने वो स्टूडियोज देखे हुए हैं कि वो गोल सी छोटी सी सीढ़ी होती थी इसके अंदर, अभी भी है। तो वहाँ से वो उतरे और उन्होंने एक जुमला कहा, इतना कमाल जुमला था, लेकिन वो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, रिकॉर्डिंग ना हो रही तो मैं आपको सुना इसके बाद बात। तो ये मुझे ये बताइए, अच्छा मैंने खुद देखा, मैं लाहौर से कर रहा था ड्रामा, तो वहाँ स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ आता था कि आप में कोई अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओ भाई, अगर हमने किसी फॉरनर का कैरेक्टर दिखाना है, या हमें पाकिस्तानी हो जो बाहर रहती हो या रहता हो, जब वो वापस आएगा तो क्या वो ऐसी उर्दू बोलेगा जैसे हम अभी बोल रहे हैं? नहीं बोलेगा। दूसरा ये है कि हमने लोगों को दिखाना है कि ये लंदन पलट है, तो ड्रामे का नाम ही तासुर क्रिएट करना है ना, वरना तो मैं ये किसी की बात कर रहा हूँ तो इसमें तो कोई ड्रामा नहीं है। अब शिदात साहब वहाँ से उठते हैं, आके मुझे इधर एक चपेट मार देते तो ड्रामा शुरू हो जाता है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ड्रामा तो नहीं होगा। और ड्रामे के साथ आप ये हशर कर रहे हैं उसका कि उसकी वो जो हकीकतें हैं, जो नेचुरल पल है, कैसे हालांकि उस दौर के अंदर कहते थे ड्रामा बहुत अच्छा होता था जो पीटीवी था। फिर ड्रामा टेक्निकली तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन कंटेंट के लिहाज से ड्रामा अच्छा होता था। लेकिन अगर वो ड्रामे आपने देखे हों तो जो सेट लगा होता था उसके किनारों से पता चलता था कि ये घर नहीं है, ये सेट लगाया हुआ है। ऐसे ही है ना। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, 3 कैमरा, VTR, रोल, पहले वो लाइट की आवाज़ आती है, साउंड की, VTR रोल, एक्शन, तो VTR आपका चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। इससे पहले आपका ड्रामा लाइव होता था, उसमें बेशुमार गलती होती थी। लेकिन VTR के ज़माने में भी जो ड्रामा होता था उसमें भी अगर गलती हो जाए किसी एक से भी, तो वो पूरा सीन दोबारा करना पड़ता था। वो गलती चाहे कैमरामैन की हो, चाहे कोई लाइट में प्रॉब्लम हो गई हो, और एक्टर बेचारे को प्रोड्यूसर ये नहीं कहता था कि यार ये गलती किसकी है, वो एनी से बताता रहता था यार शायद मैंने गलत किया है। तो टीवी के प्रोड्यूसर भी एक्टर को अपना मुलाजिम नहीं समझता है सारी जिंदगी। उन लोगों को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई जो आज बहुत बड़े बड़े एक्टर प्राइवेट चैनल्स के ऊपर आपको नजर आते हैं ना। आगे चलते उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ जो तरक्की हुई है वो सिर्फ ड्रामे की तरक्की नहीं है, वो तरक्की है आपकी टेक्निकल साइड के ऊपर कि जिसके अंदर हमने समझे तो हमारा हाथ है। पर अगर आज ड्रामा एक मेमोरी कार्ड का रिकॉर्ड हो रहा है तो मेमोरी कार्ड हमने तो नहीं बनाया। आप तो ड्रामा आप मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर रहे हो। मैंने देखा कि कराची जाके उसने एडिट होना है, यहाँ वो इतने से कार्ड के ऊपर वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद उसने यहाँ से उठाया, यहाँ से मेल किया, कराची गया, वहाँ एडिट हुआ, 8 बजे ड्रामा चल गया। और ये 8 बजे बड़े कमाल है। 8 बजे पीटीवी के ज़माने में 8 बजे ड्रामा हुआ करता था।
تو مشرف کے زمانے میں پرائیویٹ چینل آئے اور بدقسمتی سے اس نے لائسنس بھی ان لوگوں کو دیے جو آلریڈی پرنٹ میڈیا چلا رہے ہیں. تو کراس میڈیا تو میرے دنیا میں کئی ایسے نہیں ہیں جیسے پاکستان کے اندر ہے. تو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن میرے جیسے کماکا لوگ بعد میں سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یار ضیاء الحق نے تو لوگوں کو کوڑے مار کے کہتے تنہائی دے دی، تو لوگوں کو کنٹرول کیا کہ یہ سڑکوں پہ نہ آئے، اور مشرف نے لوگوں کو کرنٹ افیئرس کے پروگرام دکھا کے سڑکوں پہ آنے سے روکا. کیونکہ جو 8 بجے کرنٹ افیئرس کا ڈرامہ ہوتا ہے جس میں 3-4 پارٹیوں کے لوگ بیٹھ کے مرغوں کی طرح چونچے لڑا رہے ہوتے ہیں، تو مرد حضرات سارے وہی ڈرامہ دیکھتے ہیں. ایک خاتون ہے بیچاری جو صرف ڈرامہ دیکھتی ہے، وہ ہماری آبادی کا 52% ہو گئی ہے. تو ڈرامہ ان کے دیکھنے کی چیز رہ گئی ہے، اور اثر اتنا ہے اس ڈرامے کا. ہم اگر ایجنڈے کی بات کریں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یا کون سا ایجنڈا، کون سا وہ. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری طلاق کی ریشو کتنی ہوگی. کیوں؟ یعنی آج سے 4 سال پہلے میں ایک علامہ صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے جو اس کی ریشو نکالی ہے وہ تھی 10 شادیوں میں سے 7 شادیاں ناکام. اور میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو یہ ریشو مجھے ٹھیک لگتی ہے. یہ ان ڈراموں کا اثر ہے جس نے ہمارے معاشرے کو، ہمارا خاندانی سسٹم کو اتنا خراب کر دیا ہے، جو کہ پی ٹی وی کے زمانے میں نہیں ہوتا. پی ٹی وی کا اسکرپٹ وغیرہ منظور ہوتا تھا، اس پہ بورڈ بیٹھتا تھا، اس کو دیکھتا تھا تو وہ ہوتا تھا. ایون تو پی ٹی وی کا خبر اس وقت تک نہیں چلتی تھی جب تک وہ ہیڈ کوارٹر سے اپروول نہ ہو. تو ابھی تو میں نے دیکھا جیو کا ایک دفعہ خبر چلی کہ گجرانوالہ میں پی ایف کا جہاز جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا. تو اس کے بعد پتہ چلے یار وہ خبر تو غلط تھی. تو وہ اس کو گو نہیں کر کے اس کے بعد دکھایا ہی نہیں، بجائے اس کے تو معذرت کرتے ہیں. اور یہ باتیں ایک دفعہ کا نہیں، کئی دفعہ میری آنکھوں کے سامنے. تو اس میڈیا نے ہمارے ڈرامے کا بھی وہی حال کیا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے. ساس بہو کی کہانی اور شادی شدہ مردوں کے عشق، اور سب آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. تو ڈرامہ ٹیکنیکلی تو بہت اچھا ہو گیا، کیمرہ بہت اچھا ہو گیا، ریکارڈنگ سسٹم بہت اچھا ہو گیا، لیکن کنٹینٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ جب مقابلہ نہیں کر پائے تو آپ نے انڈیا کا ڈرامہ یہاں بند کر دیا، تو بدلے میں انڈیا نے پاکستان کا ڈرامہ بند کر دیا. آپ نے بہت بڑا تیر چلایا اور بہانہ یہ کیا جی کہ ہمارا زر مبادلہ ایڈس کی صورت میں انڈیا چلا جاتا ہے. تو بھائی آپ ابھی 25 کروڑ ہیں، تو جب یہ چینل کھولے تھے تو اس وقت تو 19 کروڑ یا 20 کروڑ. تو انڈیا کی آبادی تو کروڑوں اربوں میں ہے. تو کیا ہمارا چینل وہاں زیادہ دیکھا جاتا ہے، ہمارا ایڈ وہاں زیادہ دیکھا جاتا ہے، یا ان کا ایڈ زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ تو آپ جب چیزوں کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ چیزوں کو بند کر دیں اور پھر اس کی کاپی کرتے ہیں. اور وہ کاپی چونکہ یہاں چینل آ نہیں رہا کوئی اعتراض تو کرے گا نہیں. یہ کاپی کا بھی بڑا عجیب سلسلہ ہے. آپ یہ دیکھیں گے جب ٹی وی پی ٹی کی تھا اکیلا، تو اگر کوئی ایکٹر ایک انٹری بھی رات کو اس کی گزر جائے تو صبح سب اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے، یار رات کو ڈرامے میں دیکھا، رات کو ڈرامے میں دیکھا. تو آج آپ دیکھیں سینکڑوں ڈرامے ہو رہے. مجھے خود کئی ایکٹروں کے نام نہیں آتے، یقین انہوں نے بڑے
एक तो शायद हम भुलक्कड़ भी हो गए कुछ, लेकिन आम लोगों का भी यही हाल है कि उनको नामों से नहीं पता होता है। और फिर चैनल इतने ज़्यादा हैं, एक ही एक्टर एक चैनल के ऊपर ड्रामा कर रहा है, वही एक्टर दूसरे चैनल पर ड्रामा कर रहा है, तीसरे पे भी कर रहा है, और कैरेक्टर वो सेम कर रहा है उसी तरह की, तो कोर्ट या कई बोलते हैं। सो ड्रामा कंटेंट के एतबार से तो अच्छा नहीं है, लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा है, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं उसके अंदर, उसकी प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन क्या करें, ड्रामा तो सेठ के हाथ में, जो पैसा लगा रहा है वो कहता है मैंने ये दिखाना, मुझे फलाना आर्टिस्ट चाहिए, वो बिकता है। तो जब कॉर्पोरेट मीडिया हो गया, कमर्शलाइज हो गया, तो फिर उसने वो रवायात, वो जो मुआशरे के हमारी अपनी रवायात थी, उसका उसने कोई क्या किया, उसने पैसा दिया, और जो उसको पैसा दे रहा है स्पॉन्सर, उसका अपना एक एजेंडा है कि हमने माशरती तौर पर इसको इस तरह दबा कर। तो हमारे ड्रामे की इतनी तरक्की हुई टेक्निकली कि आज ड्रामा मैं जिस कौवे का जिक्र कर रहा था, उस कौवे से इस मोबाइल तक आ गया। इस पर वो ड्रामा टिकटॉक की सूरत में भी आप देख सकते हैं। अब इसको आप तरक्की के नजरी के ये फैसला है, अगर कुछ बात करना चाहिए जी सवाल करें। जी सवाल तो वही नहीं, मैं उनको सेकंड करना चाहूँगा आपकी इस बात को। सिर्फ दो बातें आपके जो आम लोगों को मालूम नहीं सुन रहे हैं शायद। एक तो ये कि पंजाबी का जो ड्रामा है कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, उसकी तारीख से बहुत सारे लोग जो है नावाकिफ़ हैं। दूसरा आपने कंटेंट की जो बात की, जो भी मैं समझता हूँ, मैंने वो दौर को देखा हुआ है ज़रूर मुशर्रफ के दौर में, जब कंटेंट की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप फॉरेन कंटेंट को 60 और 40 के रेशो के साथ आप नशर करते हैं। अच्छा, अब वो जब पॉपुलर हुआ तो 60-40 की बजाय वो 40-60 हो गया, और बाकी बहुत सारा कंटेंट जो था वो बेहतरीन करने लिए ख़ास तौर पर उस वक्त क्योंकि एक मॉडरेशन का काम था, मॉडरेट इस्लाम की बात हो रही थी। तो मॉडरेट इस्लाम लाने के लिए जो मेरा अपना ज़्यादा नज़र है वो यही है कि वो मॉडरेशन के चक्कर में तुर्की का कंटेंट लाया गया। उसकी एक मिसाल बच्चों का एक कार्टून था जान के नाम से। अच्छा, अब वो जान कार्टून जो था उसमें कैरेक्टर्स वही मुस्लिम कैरेक्टर्स थे, उसमें जो अलकाब आदाब तस्लीमात वो वही थी जो हमारे यहाँ मुस्लिम कल्चर में होती है, लेकिन उनका बुनियादी तौर पर सकाफत और उनका लिबास, उनका जो पहनावा था वो यूरोपियन था, उनकी वज़ाकत भी यूरोपियन थी, उनका चलना कैसा, और उनका कंटेंट भी यूरोपियन था। और वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि शायद किसी अंग्रेज़ी कार्टून को हमने तब्दील करके उर्दू कार्टून बनाया। इस तरह से बाकी आप ड्रामाज देख लीजिए तो ड्रामाज में भी बहुत सारी सूरत हाल, जैसा कि माजरत के साथ नसीम जारी साहब ने किया हमारे साथ, कि उन्होंने वो सारा कंटेंट लिया, कहीं से उठाया, उसको फैब्रिकेट किया खुद से, उसमें काफ़ी सारे हक़ाइक़ को उससे कुछ डाला। और क्योंकि हीरोइज़्म का ज़माना था तो हीरोइज़्म के ज़माने में उन्होंने हमें वो नावल्स चटान और वो मोहम्मद बिन कासिम और ये वो सारे खा दिए, टेलीविज़न पे भी नशर होते रहे शाहीन ड्रामा के नाम से, और इस तरह से। नहीं सर, वो पता ही क्या है आपका बहुत मेरा ये नज़र है कि इस प्लेटफॉर्म से हमें कम से कम ये चाहिए कि नौजवान नस्ल को भी स्पेशली इस बात पे हम राज़ी करें कि अच्छा कंटेंट उनको दिखाया जाए और उनको बताया जाए कि माशरे में बेहतरी लाना कितनी ज़रूरी है, और आपकी फलाह और आपकी बेहतरी कितनी ज़रूरी है, उसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, तो वो ड्रामे के ज़रिए से हो या किसी भी मीडियम ऑफ मीडिया से हो। तो ये मेरा ख्याल है ज़रूरी है। ये जो आपने बात की ना फॉरेन कंटेंट, अच्छा वो अगर किसी ने तजर्बा भी किया है तो ड्रामा वही मकबूल हुआ है। जी। और
दूसरी बात जो एजेंडा की थी, और एक एजेंडा वो फॉरेन एजेंडा है, एक एजेंडा हमारा अपना यहाँ की कुछ ताकतों का एजेंडा है। ये जो आपने बात की टर्की की और प्रोग्रामों की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे लोगों ने जो दिखाए जा रहे हैं, तो उसी की कंट्रीब्यूशन में आपने देखा होगा पिछले कोई 3 साल 7 माह 14 दिन की गवर्नमेंट के अंदर आपको अर्थरों काजी डब करके दिखाया गया। क्यों? कि वो निज़ाम मुस्तफ़ा का ज़माना था, ये रियासत मदीना का ज़माना है, तो हमने लोगों को उस तरफ लेके जाना है, उस तलवार की तरफ लेके जाना है। अफजाल साहब, आपको याद होगा हमने जब कर्फ्यू किया तो उसके सेट पे एक तलवार हमने लगा के रखी थी, और वो जब तलवार पे मेरी नज़र पड़ती है तो मैं आपसे कहता हूँ, ओ सारा कश्मीरी पट्टा घर में तलवार भी रखत है। तो बेसिकली वो जो तलवार हमने दिखाई थी ना, वो हमारा इशारा इसी तरफ था। जैसा असल में हमने जब वैसे पैदा तो मयूर खान के ज़माने में हो गए थे, मगर आंख हमारी जो खुली वो भुट्टो साहब के ज़माने में खुली, और जब ड्रामा हमने करना शुरू किया तो वो ज़ियाउल हक का ज़माना था। यानी ड्रामे के बाद से हमारी आंख जो है वो ज़ियाउल यकी दौर में खुली। बड़ा तनव्वुर है। तो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए कि हम अपनी बात कैसे करें। तो बटर क्राफ्ट जो जर्नल राइटर है, उसके साथ भी यही गलतियाँ था कि वो उस नाज़ी दौर में जहाँ बात करना बड़ा मुश्किल था, तो फिर उसने इस सहारों का सहारा लिया। उसका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो यहाँ भी फिर वैसी बुनियादें रखी गई, जो का चित्र बनाया गया, और इस तरह के चित्र हमने यहाँ दास्तान चित्र के नाम से काम शुरू किया। अगर आपका ये सवाल होता है कि आपने फिर इसके लिए क्या किया, तो शायद आगे ये सवाल आता है, मैं भी जवाब दे देता हूँ उसका। तो हमारे बस में टेलीविजन प्रोडक्शन नहीं थी, उनको सरमायादार तो है नहीं। थिएटर का ये हवाल है कि इस टाइप का जो थिएटर है उसको गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, जबकि सारी आर्ट काउंसिलें इसी मकसद की रीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम ड्रामे की बात करने आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं आपका ड्रामा सियासी तो नहीं है। तो भाई सियासत क्या हमारे का हिस्सा नहीं है? क्या हम सियासत पर बात नहीं कर सकते? क्या हम रोमांस ही दिखाते हैं? तो हमारे ड्रामे तो होते ही सियासी हैं। तो सबसे पहले ये सवाल किया जाता है। तो ये सारी जो बुराइयों की जड़ है ना, ये वहीं से शुरू होती है। अब दुनिया की कोई बुराई जो पाकिस्तान के अंदर है उसको निकालेंगे तो तस्सरा नहीं लाते। जी सर, आपका जो उसका एजेंडा में एक बात मैं आपको, एक ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है, बहुत मशहूर हुआ ड्रामा इस दौर के अंदर। तो मेरे एक दोस्त ने ड्रामे के बड़े मास्टर है, तो मैंने उनसे कहा यार ये ऐसे ऐसे ये तो फलां फिल्म से आइडिया किया गया। अब मैंने ड्रामे का नाम ले रहा हूँ, नाम है फिल्म का नाम ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा नहीं यार ये एजेंडा है। मैंने कहा किसका एजेंडा है? उन्होंने कहा जी कि ये चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उसमें एक घर के अंदर वो दोस्ती करता है, फिर शादी होती है, वहाँ वो तलाक देता है, वो अमीर आदमी से शादी कर लेते, वो गरीब आदमी होता है। और वो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये बात सही कर रही है या गलत कर रही है, क्योंकि उस बंदे के नजरियात का तो पता नहीं था। जो बातें उसकी सुनते हैं मुझे तो वो लिबरल लेफ्टिस्ट लगता है, और ड्रामा भी उसका बहुत अच्छा था। वो क्या आइडिया, वो अंग्रेजी फिल्म से। लेकिन अब जब हम देखते हैं उसका जो राइटर है वो बेहामी है चेयरमैन पीटीआई का, तो अब मैं उनसे पूछता हूँ वो कौन सा एजेंडा था? इल्ज़ाम तो हम फौरन लगा देते हैं, तो उसको सबूत भी तो होना चाहिए।
दूसरा सवाल था आपका पंजाबी ड्रामे का। पंजाबी ड्रामा मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अरचंद सिंह जो थे उनकी उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। और जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे याद पड़ता है वो उनकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर ड्रामा यहाँ भी लाहौर में बाद से आपने देखा होगा वहाँ लोग और इन लोगों ने पंजाबी के अंदर बड़ा काम किया। तो पंजाबी ड्रामे का तो मुझे इतना इल्म है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता इसका। लेकिन यहाँ पे जो ड्रामा है, जो पंजाबी के जो हीरोज़ हैं उनका ड्रामा पंजाबी नहीं होना चाहिए। मुझे एक और बात याद आ गई कि दुल्ला भट्टी पे किसी ज़माने में जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई तो उस दूसरे दौर के अंदर आके उन्होंने दुल्ला भट्टी करने का सोचा कि हलाला में हम दुल्ला भट्टी करें, जिसमें इत्तेज़ार जैसे थे और बशीर अहमद थे और एक और साहब थे। तो उन्होंने जब प्लान किया तो कहीं से खबर पहुंच गई कि ये दुल्ला भट्टी नहीं है, ये तो भुट्टो में काम करना चाहते हैं। तो ना सिर्फ ड्रामा बंद कर दिया और बंदों को भी बंद कर दिया। और दुल्ला लिखने का जो मैंने दुल्ला लिखा है, दुल्ला भट्टी, उसकी इंस्पिरेशन मुझे वहीं से मिली कि हाँ यार, मतलब उसकी एक वजह ये भी है और एक वजह ये भी है कि दुल्ला राजपूत था और हम भी राजपूत हैं। तो मैंने कहा यार अपनी हिस्ट्री को लोगों को क्यों न दिखाए, कब तक हम बाहर के हीरोज जो हैं उनको प्रमोट करते हैं। जावेद साहब का सवाल। जी मैं सर एक तो बहुत शुक्रिया अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन रावलपिंडी यूनिट का कि बारिश का एक कतरा चले हुआ, क्योंकि 1.5 माह पहले हमने जो एक बीज बोया था उसकी फसल अब परवान चढ़ना शुरू हो गई। एक बड़ी खुशी की बात है, इस्लामाबाद मरकज़ अदबी यूनिट रायशदा सेक्रेटरी बैठे हैं और इस्लामाबाद मरकज़ सियासी यूनिट और इस्लामाबाद रावलपिंडी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के एक बड़ा मुश्किल टास्क था। 70-80 आप सब दोस्तों के ताउन कंट्रीब्यूशन सब दोस्तों में शामिल जैसे पैसे भी, लेकिन एक हमने एक सिस्टम बनाया उसके बाद 8-10 शहरों में भी। तो ये चीज़ें आ रही थी कि हम अपना जो एक तंजीमी सिलसिला है उनके यूनिट बन गया। अब आगाज़ करने की जिम्मेदारी हर मरकज़ के होते हुए भी ना हम इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। उसमें यह है कि सेक्रेटरी सदर सेक्रेटरी जो सियासी यूनिट है अमर लाल जी और सदर हैं और फातिमा, तो वो अब एक लाइन शुरू हुई है, ट्रैक पे आए। अब अगली बार इनकी भी वो 5 तारीख को शायद वो भी प्रोग्राम कर रहे हैं अपने सियासी यूनिट वाले यहीं पे रावलपिंडी। अब जो आपका एक बड़ा लेक्चर है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना उसको वो हमें ज़ाहिर तारीख से जोड़नी पड़नी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया है यूनान का। तो आपका वो जो रमज़िया शायरी वहाँ पे होती थी उसको जो ड्रामे की सूरत में लिया है, उसके अलावा जो आप एक हमारी बेस थी कि मजहबी हवाले से जो उन्होंने किया है चट्टान या जो अभी जिक्र हुआ सारा शाहीन का सारा कुछ का, उससे पहले अगर आप हिंदुज़म को आप देखें तो उनके जो अपना मज़हब को फैलाने का था और शकुंतला कालिदास ये सारा सिलसिला होते होते जो आपका आया है मुग़ल दौर आया है, उस दौर में तो ड्रामे की तरफ कुछ मुझे नहीं याद, अगर ये भी याद नहीं आ रहा मुझे हो, लेकिन उस दौर को भी अगर आप फिर बाहर जो आप जो स्टेज पे आपने बात की थी वो शेक्सपियर का जी दुनिया स्टेज है जी, हम फनकार सारे अदाकारी हैं, सारे अपनी अपनी अदाकारी महीनों चलता है वही तो चलता रहा ना। तो जब आप अगर एकदम थोड़ा सा जंप लगा के, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, आप आएँ तो आपका आगा अरशद आगा इम्तियाज़ अली ताज जो हिंदुस्तान का एक राज कपूर थिएटर, ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था उस वक्त। जो एक आगाज़ भी हो रहा था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का 1932 में इदारे बैन हुई थी, सजाद मुल्क राजानंद डॉक्टर शीना पे 36 में आगाज़ इसका हुआ। तो उसमें जो एक ड्रामे का एक थिएटर का ताकत थी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसमें ये जो पूरा राज कपूर थिएटर था, ये आपने उस तरह की जो फिल्में बनी हैं उस तरह का जो सारा एक इम्पैक्ट आया जो थिएटर, और फिर वो रेडियो का जो एक आगाज़ हुआ है ना, वो आप जब इधर आते हैं तो उसमें करते करते हम, क्योंकि हम जब आज़ादी हासिल कर ली
तो हमने ये तय नहीं किया कि क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है, हमें ये समझ ही नहीं। उसमें आपका ड्रामा भी हराम हो गया, आपकी मौसीकी भी हराम होगी, थिएटर रक्स भी हराम हो गया, कुछ चीज़ें आज़ादी होती थी, कुछ फिर पाबंदी हो जाती थी। तो उसके बावजूद जब आपका जो स्ट्रीट थिएटर था जो 60 की दहाई में या उसकी दौर में शुरू हुआ है, स्ट्रीट थिएटर, सारे जो उसके थिएटर के लोग निकले हैं, जो का थिएटर वाले सरमत सहबाई भी हैं, शाहिद अमीर भी थे, शाहिद महमूद नदीम भी थे, मदिया गौर भी थे, इन पर सज्जाद थे, सारे जो लोग, पूरी लहर आई है ना उस दौर में, तो उससे हमारी तरबियत बड़ी हुई और बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ टीवी रेडियो का उस दौर में, थिएटर का उस दौर में। आपके तमाम जो पंजे यहाँ पे लिखने वाले थे, जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे जो थिएटर और रेडियो से उससे पहले स्टेज के थे, तो हमने जो आपने ज़िया का एक फनोमिया दिया ना, वो एक ऐसा जहर, एक ऐसी माफिया था जिसने ना आपका सारा फन और फनून को उलट के रखा। इस्लामाइजेशन के चक्कर में आया ना, उसमें अपने वल्गरिटी, उसमें अपने क्लैशिंग को, उसमें अपने हीरोइन, उसमें अपने नशा सारे कुछ कर दिया। उसी में आपका ये जो थिएटर था ना, वरना पंजाब की जो जुगत है, फैसलाबाद की, गुजरांवाला, ये खुद जानता है सर, आप भी जानते हैं, एक बड़ी टिप ऐसी जुगत होती थी कि आप जवाब देना मुश्किल हो जाता, लेकिन उसमें वल्गरिटी नहीं होती, जुगत को बुरी चीज़ नहीं होती, तो हम कुछ अप्रिशिएट करते थे। लेकिन हमने जो असल फन से हटाना था ना, असल किरदार से, क्योंकि सबसे मेन थिएटर फिल्म ये इंटरनेशनल ऐसा फेनोमेन जहाँ आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे यहाँ उसमें जंग लड़ी गई, ज़ाहिर लोगों ने जो का थिएटर, मैं जब लाहौर आया हूँ, गोदे इंस्टीट्यूट में जाता था और वहाँ जाके जो का थिएटर वालों के जो ड्रामे होते थे वो मैंने देखे हैं। उसके बाद लोग रस के देखे हैं। आज हुमा सफदर किराए लाहौर में वो ड्रामे अकेडमी, और सबसे बड़ा नाम जो मेरे अपने दौर में ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने इनको बताया, उन्होंने मगर भी किया और फलान भी किया। नेक्स्ट हम जो करना चाह रहे हैं वो क्या है, हम दुल्ला करना चाह रहे हैं। दुल्ला एक्चुअल जो स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार पड़ा है। उसके बाद हम ट्रांसजेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार पड़ा है। एक और प्ले ऐसा जो हमारा जुडिशरी से मुताबिक है वो तैयार पड़ा है। हम फातिमा जिन्ना के ऊपर काम कर रहे हैं। फातिमा जिन्ना का जो ये स्ट्रीट थिएटर है और इसको हम आम पब्लिक के अंदर जाके करेंगे और उसके अंदर आप जो चाहते हैं वो सारा हुआ। बहुत क्रिटिकल बात है, लेकिन मसला इसमें यह है, उसकी भी हमें परवाह नहीं है। जब मैंने ये ड्रामा किया ना जिसमें ये ग्रीन कपड़ा, वो जो ऊपर जब स्लीप पे लटका हुआ था, तो वहाँ के फोटोग्राफर ने, जब मैं उसकी तस्वीरें लेने गया तो उसने मुझे पता ही क्या कहा, उसने कहा मिराज साहब शुक्र करें कि मीडिया को आपकी बात समझ नहीं आई, वरना आप तो अंदर हो जाते। तो मैंने कहा मीडिया को आप समझा दो, मुझे अंदर करा दो, समझ के भी उनके ऊपर से गुजर जाएगी। तो बात यह है कि हम इन चीज़ों से तो नहीं डरते, हाँ एक चीज़ से डर लगता है कि पहले जब अंदर होते थे ना तो पता होता था कि उठा के ले गए हैं, खबरें छपती थी, हम रो जाते थे। अब पता चलता है कि पता नहीं कहीं शहर को गए थे, चिल्ला काट के वापस आ गए। तो अब मेरा हालत कैद होने का कोई फायदा नहीं रहा, लिहाजा बच बचा के काम करना चाहिए। जी अफजाल साहब आपका स्वागत है। मैं बात ही कर रहा था कि हम ये काम अरशद साहब ने हमारे साथी उससे सोच के वो ऑलरेडी कर रहे थे, करना भी चाहते थे। मगर पहले हम स्पोर्ट थी अक्सर अशरफ आर्ट्स में फेस्टिवल होते थे, हाँ जी, सारा जी हर साल फेस्टिवल होता था, उसकी कुछ पेमेंट होती थी कि हाँ ठीक है 50,000 जो भी इसमें आपने करना। वो प्रोड्यूसर पर हम लोगों ने पसंद किया, मैंने किया, हमने वो उसी में सारा रस्ते करके कर लिया उसको। हमें हॉल फ्री मिल गया, हमें सेट फ्री मिल गया, हमें काफ़ी यदि चीज़ें वहाँ मुयसर आई, हमने प्ले कर लिया और ऑडियंस भी आ गई। हमें कोई टिकट लगाने की जरूरत कुछ नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ सिलसिला चलता रहता। अब ये है कि वो PNC ने भी बंद कर दिया और आप ड्रामे की बात करें तो कहते हैं 2.5 लाख जमा कराएं, 3.5 लाख, 3.5 लाख तो फिर आप प्ले करें। अच्छा 3.5 लाख उनको दे सेट
ساری پروڈکشن اور یہ آرٹسٹوں کی فیسیں بھی نکالیں, سارا کچھ کریں, ذرا بتائیں بجٹ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اچھا پھر ریٹرن کہاں سے آئے گا؟ کوئی ٹکٹ نہیں, کوئی آپ لگا نہیں سکتے, آپ لوگوں کو فری دکھاتے ہیں. تو یہی کام انہوں نے, یہ اس آرٹس کونسل نے پہلے یہ بھی 40,000 پہ ہے نا 40 تقریباً دیتے تھے جی. وہ ادھر منسٹر آئے وہ چوہان صاحب, انہوں نے آ کے سارا سسٹم بھی بدل دیا. ان کو پیسے کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو بڑا کما لیتے ہیں, تو یہ تو ان کو بنانا, تو ان کو رینٹ پہ دیں. تو اس کا 5,000 یا 10,000 رینٹ ہوا, اب سنا اس کا اور بڑھ گیا. تو نان آرٹسٹ سے تو یہی کرتے تو ہیں. پیسے نہیں آتے کہیں سے. جو ڈرامہ یہاں کراتا ہے اس کو یہ شرط ہے کہ تم نے فری کرنا ہے. جی پتہ ہے کہاں سے آرٹسٹ کی فیس آئے گی, کہاں سے. تو اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چلو لکھ بھی لیا ہے, ہم نے ایکٹ بھی کر لیا, مطلب ہم نے اپنی فری سروسز دے دی. خدا کے بندے باقی ایکٹروں کا خرچہ کون دے گا, سیٹ کا کون دے گا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جو آرٹ کونسلیں بھٹو صاحب کے زمانے میں بنی, شاید وہ کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے تھے نیشن کی, یہاں نیشنل سینٹرز بھی بنے, آرٹ کونسلیں بھی بنی, اکیڈمی آف لیٹرز بھی بنا, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگس بھی ان کے دور میں بنی. تو بعد میں وہ جو ہماری ینگ جنریشن کی کریکٹر بلڈنگ ہوئی وہ نشے کی صورت میں ہوئی اور کلاشن کوف کی صورت میں ہوئی. یہ آرٹ کونسلیں اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں کہ یہاں کلچر کو, آپ کے ڈرامہ کو, آپ کی باقی جو فنون لطیفہ ہے ان کو پروموٹ کیا جائے, لوگوں کو دکھایا جائے. تو ان کی سرپرستی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر خاص طور پہ آپ یہ ڈرامہ نہیں کر سکتے جس طرح کا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جگتوں والے ڈرامے تو چلتے ہیں, وہ تو چونکہ ٹکٹ لگاتے ہیں, کمرشل ڈرامہ ہے, لہٰذا اس کو تو ارننگ ہوتی ہے وہاں سے. لیکن یہ جو ڈرامے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہم جب فری میں بھی لوگوں کو بلاتے ہیں تو ہمارا ہال فل نہیں ہوتا ہے. جس ڈرامے کے اندر فری میں دیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, تو اس میں اگر گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہوگی تو میں اور آپ کتنا خرچہ کر لیں گے, کب تک ہم جیب سے. سوال سر یہ ہے نا, اگر گورنمنٹ کی سرپرست ہوگی تو پھر آپ دلہ پٹی, بھلے شاہ, شاہ حسین, سرمد اور یہ اس طرح کے کاموں کو تو الاؤ نہیں کرے گی گورنمنٹ. سرپرستی ان کی ہوگی تو ہم آپ کا جو فن ہے, جو آرٹ ہے, جو کریٹیوٹی, وہ تو وہ مارکیٹ. چلے یہ نہ کریں مگر وہ صاف ڈرامے تو ہو نا. نہیں, جاوید صاحب کا سوال بہت ہی ویلڈ ہے. وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن جو آپ کا اصل کانٹینٹ ہے وہ نہیں ہوگا. جو میں نے برٹن برافٹ کی مثال دی تھی, یہ جتنے ڈرامے میں نے اپنے گنوائے 2-4, ویسے تو بہت سارے ہیں, یہ سب ڈرامے ہم نے وہیں پہ اور ایسے ہی کیے, انڈر کرنٹ رہ کے جو اشاروں کے ذریعے بات کی جاتی ہے, تو ہم وہ بات ایسے ہی کرتے ہیں اور آئندہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے. اور ڈرامے کا لطف بھی اسی میں, جو بات آپ کھول کے سامنے رکھ کے کرتے ہیں, جیسے میں بھی اپنے اس میں کر رہا تھا, تو اس کا مزہ نہیں ہے. وہ تو سر جب آپ ان کا نام کریں گے نا, جیسے آپ ڈرامہ کریں گے دلہ بٹی ہے, جیسے جو قوالے کرتے ہیں سرمد کے نام سے, بھلے شاہ, جب نام ہی پہچان کافی ہوتا ہے نا شخصیت کا, جس کے پیچھے آپ اگر آپ اس کو مطلب ایک انڈر دی کارپیٹ رکھ کے بھی وہ چیزیں سامنے لانے کی کوشش کریں, تو وہ تو ان کا نام ہی کافی ہے کہ یہ ایک باغی اور حکومت کے یا مغل دور کے یا بادشاہ کے یا حکمرانوں کے ہمیشہ خلاف رہا ہے سسٹم. بھگت سنگھ سے کے نام کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو آپ اس کے نام کے پیچھے جو چیز ساری کہانی ہے وہ آپ سمبولک بھی کر دیں تو بھی وہ کریں. میں نے مبارک اس کو چیک کر دیجیے گا. اتنا بھی نہیں ہے, ابھی تو بہت ساری آزادیاں ہیں, مطلب بھگت سنگھ بھی ہوا ہے, دلہ بٹی بھی ہوا ہے, انہوں نے بھی کیا ہے. جی ہاں, تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اگر وہ نہیں بھی کرتے ہیں تو ہم اپنے طور پہ تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن اب انہوں نے اپنے ہالس کے کرائے اتنے بڑھا دیے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. جی اگر کوئی اور سوال ترقی کے بغیر محض تکنیک پر یا تکنیکی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب زور سے آواز نہیں ہے, زور سے. 21ویں صدی میں کتنا لمبا سفر کر سکے, وہ اتنا ہی سفر کر سکے گا کہ ٹی وی کا ڈرامہ صرف آدھے گھنٹے کا رہے گا, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہوا کیا تھا.
इसी तरह जो और ड्रामे हैं आप देखें बगैर स्क्रिप्ट के और उसके जो होते हैं वो लोग सिर्फ झुकते सुनते हैं और इस तरह की फिजूलियात सुन के उनको नहीं याद होता है कि हमने क्या देखा है। तो स्क्रिप्ट होता है लेकिन घर से आर्टिस्ट पढ़ने याद नहीं। लेकिन जिन ड्रामों का अभी जिक्र हुआ यहाँ जावेद साहब ने किया या मैंने उनके बारे में कहा वो आज भी लोगों को याद है। देखिए 50 साल पहले की बात जावेद साहब कर रहे तो उनको याद है, लेकिन 50 साल पहले अगर उनसे पूछे कि कमर्शियल ड्रामा जो लाहौर अलमरा में हुआ तो उनको याद नहीं होगा। हाँ तो ड्रामा जो है अपना जब तक उसका स्क्रिप्ट नहीं होता अकेली टेक्निक्स कुछ नहीं होती और अकेला स्क्रिप्ट भी कुछ नहीं है। वो दोनों मिलके मतलब ड्रामा सिर्फ एक आर्टिस्ट का काम नहीं है, एक राइटर का काम नहीं है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें शायरी भी है, उसके अंदर आपका सेट डिज़ाइन भी है, उसमें मेकअप भी है। तो बहुत सारी एक टीम होती है जो जिनसे मिलकर ड्रामा होता है। तो अकेले सिर्फ जी जैसे फिल्म जवाल का शिकार हो फिल्म जवाल का शिकार इसी तरह हुई जैसे आपका थिएटर हुआ। और मैं कहा करता हूँ कि हमारी टेलीविजन की है तो माशाल्लाह टेलीविजन भी उसी डगर पे चल रहा है तो इसका अंजाम भी वैसे ही बहुत अच्छा होगा जैसे बताओ। हाँ जी तो हो गया बस आपको ये कि वो बल्कि सरमद से भाई साहब की बात हो रही हाँ। थी, मैंने एक ड्रामा उनके साथ किया को डायरेक्टर के तौर पर मंडो की कहानी। तो कुछ एक्टर्स को बुलाया तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब असल में हमारी कोई और शूट है, आप मेरा स्क्रिप्ट दे दें ताकि हम उसको पढ़ के फिर कर लें। कोई ऐसा तो नहीं होगा। सर ने कहा यार इन सबको ना फर्क कर दो, के बड़े मतलब लोग हैं, बड़े नाम है, क्या करें यार रिहर्सल के बगैर कैसे, हम तो जिंदगी में कभी भी रिहर्सल के बगैर काम ही नहीं किया। और फिर भी मैंने 3 दिन की रिहर्सल रख के फिर काम किया। और ये मतलब अब रिवायत आप जानते हैं आजकल ड्रामा भाई साहब आजकल ड्रामा ऐसे होता है कि कॉल आती है आपको जी कि मेरा साहब क्या कर रहे हैं यार मैं फिल्म देख रहा था या कुछ पढ़ रहा था या कुछ कर रहा था, ऐसा करें अगर आप फ्री हैं तो फिल्म आ जाइएगा। मैंने कहा खैरियत उसके नाम से मुझे झटका लगता है ना। वो शूट है वो आपका जो कैरेक्टर है वो डॉक्टर का है और ऐसे 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 अब हमें कुछ पता नहीं है। वहाँ जाता हूँ मैं तो पता चलता है जी कि ये लाइनें देख। अब मैंने वो लाइनें देखी उसको रिकॉर्ड कराया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चश्मा पहन लें और अब आप इधर से आ जाए और आपके सामने इधर वो सुल्तान साहब के साहबजादे का नाम है वो खड़े ये तस्वर हैदर तो वो खड़े हैं, आप ये तस्वर करके ये जो बोलते हैं। तो भाई जब वो ड्रामा चला है ना, अच्छा वो उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो रही फैमिली में बड़ी की। जब ड्रामा चला तो वो डॉक्टर के ही नहीं थे, वो डॉक्टर 2 थे। अच्छा तो उन्होंने मेरे साथ ड्रामा कर दिया, एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर चश्मा चेंज कर ड्रामे पे ड्रामा हो गया जी। ड्रामा पे मुझे भी जाने का सिर्फ वाइंड अप करता एंड में ही अगर है टाइम तो जाने तक तफाक हुआ। मेरा भी कुछ एक प्लेस आप वाइंड अप कर ले तो ये बातें वैसे कर लें। हाँ ठीक है सर। वो इसके बाद ज़्यादा गुफ्तगू कर लेंगे ना इसके बाद क्योंकि ये इससे रिलेट करता है स्क्रिप्ट से, क्योंकि स्क्रिप्ट आपने कहा ना स्क्रिप्ट मेन चीज़। हाँ जी तीनों दफ़ा। लेकिन वो मुझे तो कोई डर खौफ नहीं है किसी भी नाम लेने। हम पे भी गए, जियो पे भी गए, IRY पे भी गया हूँ मैं। उस वक्त मुझे कराची में मैं जाता था तो कुछ ना कुछ कोशिश होती थी। तो उन्होंने एक ड्रामा खलीलुल्लाह फारूकी कमाल के हैं TV 1 पे होते थे, प्रेजेंटर भी हैं, वो उस वक्त कर रहे थे कुछ कहानियों की जो सच्ची कहानियों पे ना काम हुआ था। तो तस्नीम सुलंगी उस पर उनका एक ड्रामा मैंने लिख के दिया था उन्होंने, जिसपे कुत्ते छोड़े गए थे और असेंबली में 2009 या 10 में उसका एक बड़ा केस वाइजन हुआ था हाईलाइट हुआ, जिसको चाचा ने ज़्यादा चीने के लिए बाकायदा कुत्ते वो। लेकिन उसके बावजूद जब मैं इनके चैनलों में भी जाता था ना बहुत जगह, तो क्या होता था कि ये लैपटॉप से ना मोबाइल से ना ड्रामे लिख के ना वहीं पे लिख के भेजे हुए होते थे, वो भरे हुए होते थे। मैं लाख के खिलाफ अगर अशफाक साहब की कुछ मामला से करता हूँ ना, जो समाज से और जो उनके साम्राज्य से और इस्टेब्लिशमेंट सबसे जुड़े हुए थे। लेकिन ये 2 चीज़ें मैंने ज़रूर सीखी उनसे। आप सीखते भी हैं ना मुखालिफ होने और बात उनके काम से उनकी जो है मैंने उनका मन चले का स्वागत किया तकनीकी जो तकनीकी जो थे उससे तो आप अपनी मानो जी का और वो बाकी जो उस दौर के सरमद सवे सारे कुछ है। जब तक आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन सांस लेने का आप उफ कर दें, जो भी एक वर्ड जो राइटर नहीं बताएगा वो तो तकलीफ कार है।
वहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखे थे, तुमने ये कहा फला ये कहा, और वो जो नहीं बुनाई है उससे क्या लगे इशफाक साहब तो सब कुछ लिख के देते थे। कंटेंट उससे वो कास्टिंग करके मैंने किया हुआ उनके साथ। हम लोगों के 2 ड्रामे किए, बेटी का बोझ और मंजिल का सौदा। लाहौर मैंने आना था तो मेरे सारे नहीं बात बनी उनसे, ना मुझे समझ ना मैं इस पर लिख सकता हूँ। मेरा मतलब कंटेंट मेरा जितनी भी छोटा मोटा ना होने के बराबर, वो ये कहते थे आप वहाँ से जाके ना बस ये भेजना है कि किरदार क्या है, नाम क्या है और डायलॉग क्या है। डायलॉग की क्रिएटिविटी में जब तक वो जान ही नहीं होगी, जब रेडियो का ज़ेरो बम उतार चढ़ाव है और किस कॉज में बोलना है किस कॉज में नहीं बोलना, वो डायलॉग आप कैसे तो ड्रामा कैसे मुकाबले के बगैर खेला जाएगा। और फिर जैसे ये कि और ड्रामा सिर्फ छपने वाली फिल्म तो है नहीं, उसका ताल्लुक स्टेज से है, उसका आवाम से है। लेकिन अगर लफ्ज़ों को ज़ुबान मिले तो आपकी अपनी आज़ादी को खतरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ड्रामे कायम है। और यही वजह है कि ड्रामे के जो मौज़ूआत हैं वो ड्रामा लिखने वालों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा करती हैं कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी हो, उसमें अपने हालात भी हो। लेकिन जहाँ तक टीवी ड्रामे का ताल्लुक है, मुझे सोच से कहना पड़ता है कि वो बिल्कुल सुधर कर उसके जो मौज़ूआत हैं वो घरेलू मौज़ूआत हो गए हैं। साथ लोगों का झगड़ा, दूसरी शादी, और ये जो हमारे असल मुआशरती हालात हैं वो जो है उसके लिए ड्रामे में कोई जगह नहीं थी। और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि दूसरी बात ये थी कि हुकूमतों को ये जो आर्ट्स ये अकेडमियाँ बनाई थी, हुकूमत को चाहिए था कि वो ड्रामे की सरपरस्ती करे। क्योंकि ड्रामा एक सिंपल, एक बंदा नहीं बैठ के अपना लिख ले। ड्रामे के लिए एक्टर चाहिए, जगह चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, ऐसा चाहिए। तो बेचारा जो एक्टर है उसको कहाँ से खाएगा। ये सारे मसाइल हैं इनको देखना चाहिए। अब आप देखें कि अब उन्होंने कनाडा में शेक्सपियरियन टाउन और रिवर एवंस बनाया है। उसमें बाकायदा थिएटर बना था पुराने ज़माने का, उसमें के लोग आते थे और शेक्सपियर के अपनी अपनी बात करके और साइडों में चले जाते थे। इस तरह वहाँ ओपेराज हैं। और जब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं तो तमाम स्टूडेंट्स और जो असातिज़ा होते हैं बाकायदा बुकिंग करवाते हैं ड्रामों की, और बहुत उसका टिकट होता है तो वो जाके देखते हैं तो बड़ा इन्जॉय करते हैं। और बहुत साल चलते हैं, 25-25 साल चल रहे हैं। बहुत महंगा होता है। इसी तरह मैंने उज़्बेकिस्तान में देखा, ताशकंद में शेर नवाई का जो थिएटर था वहाँ तो बड़े अच्छे उनके ओपेरा ड्रामे। तो वो सारा ये है कि वो बगैर हुकूमतों की सरपरस्ती के नहीं हो सकता। या तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो पहले करते थे, सपोर्ट करते थे मेरा ख्याल है, अब नहीं करते स्टेट ड्रामा को, अभी करते होंगे तो देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके लिए एक तो ये अब हमारे यहाँ एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है ड्रामा मेरा ख्याल है। क्योंकि जब 73 के बाद जब मैं लाहौर में जब थे तो अल-नमरा आर्ट्स काउंसिल में बड़े खूबसूरत ड्रामे होते थे। इंतज़ार हुसैन का किताबों के मुसाफिर, बालो कुसिया का पिक्चरें आने से पहले, और बेशुमार ड्रामे लोग बड़े शौक से बहुत मामूली टिकट होता था और लोग बहुत आते थे, हालांकि छोटा सा हॉल था। इसी तरह जब मैं यहाँ आया तो लियाकत बाग में मैंने अच्छे ड्रामे देखे वहाँ पे, और आर्ट्स काउंसिल में भी होते हैं। लेकिन अब ये है कि अब ड्रामा सिर्फ आर्ट्स काउंसिल तक महदूद रह गया, वो भी जिसके पास वसाइल है। उन्हें कुछ अर्से तक पहले नदियाँ मोहन थी, वो जो मुल्की हालात थे उनके डी चौक में मजमा लगा के वो ड्रामे किया करती थी। लेकिन अब मुश्किल यह है कि आप मजमा लगा नहीं सकते, ये हालात ऐसे हो गए हैं, आप कहाँ मजमा लगाएं, कहाँ ड्रामा करें। तो ये सारी मुश्किलात हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं ड्रामे पर बात करती, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा, सिर्फ देखा है, लेकिन
अरशद साहब ने बहुत खूबसूरती से इसको शुरू से आखिर तक किया। और अब आप ड्रामे में इंटरेस्ट देख लोगों का कि ड्रामे पे बात हो रही है तो इससे मतलब ये एक चीज़ कमर्शलाइज जब हो जाए जी बिल्कुल वो फिर उसका क्या मुस्तकबिल होगा। तो पकड़बाजी चलेगी और मौजूद पर पाबंदी होगी, आप बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ड्रामे के अंदर ला हुई है, असरअंदाज हुई है। तो सबसे बढ़कर जो आखिरी धक्का जो लगा वो मुआशी हालात है, जो कि ड्रामा देखने वालों के लिए भी और ड्रामा करने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया मैं इनका। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और ड्रामे के हवाले से आपने जो अपने जो गुजारिशात की और जो नकात थे वो बड़ी खूबसूरती से, और आपकी बात बड़ी अहम है कि अब वो वाले ड्रामे नहीं रहे हैं जिस तरह अरशद साहब ने भी इशारा किया है कि अब वो मौज़ूआत भी नहीं रहे, ना वो ज़माना रहा और ना ही बहुत शुक्रिया आपका फरीदा आपा, बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने हमारी आज की शाम जो है उसमें ज़बरदस्त रौनक लगाई और बड़ा अभी ये हमारी ऑडियंस का दिल नहीं कर रहा कि इसको ख़त्म किया जाए, अभी ये सेशन शुरू हो, अभी तो चलेगा तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा बहुत कुछ रह गया बिल्कुल। इसमें असल में टाइम का था सिलसिला और आपने ऐसी तार छेड़ दिए ना कि वो और छिड़ गए। पूरे ड्रामे का यही मसला है कि जिसको जब छेड़ेंगे ना तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। आज के लिए इतना ही। आप सब हाज़रीन का, सामीन का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त में सरमाया दिया, आज के लिए टाइम निकाला। मैं दावत दूंगा, हमारी सदर हैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन रावलपिंडी अदबी यूनिट की सदर डॉक्टर मारूफ शायरा डॉक्टर नाहीद अख्तर साहिबा, उनको दावत देता हूँ तो वो आएँ और अपने ख्यालात को इज़हार करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुमताज़। दरअसल हमें कुछ खास तो नहीं कहना, एक तो ये कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये बहुत ही कम वक्त में समय ने पहली ईद रखी है, तो उसमें मौज़ूआत आगे हम मज़ीद जो है रिवायत से हट कर कुछ रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब मुसन्निफ़ का नाम आता है या लिखाई का नाम आता है, लिखने पढ़ने का नाम आता है, अदबी सरगर्मियों का नाम आता है, तो बात शायरी और इस तक महदूद रह जाती है, अफसाने तक। तो हम इस फ्रेम को तोड़ना चाहते हैं। इसका फ्रेम वसी है। फ़नून लतीफ़ा की जिस कदर हमारे मुल्क में कमी है और जिस कदर नाकदरी है और उसका कोई स्कोप ही नहीं है। हमारे यहाँ का फ़नकार भूखा मर सकता है। वो हमने कहीं पढ़ा था कि अगर कुछ अदाकार जो हैं मारूफ इंडियन अदाकार जो है वो अगर पाकिस्तान में ही रहते, पहले वो जोशे मोहब्बत में यहाँ आए और फिर जब अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर बहुत कुछ हराम हो चुका है तो वो पलट गए और आज नामवर लोग हैं। तो बात यह है कि हम इस पहली ईद से बाकी हमें तामीर करनी है। ड्रामा तो बहुत ही वसी, चूँकि हमारे पास अगर कहें तो एक ड्रामे के अलावा है क्या जो हमारी ज़िंदगियों में वो उसमें है। तो ज़्यादा मसाइल हमें सकाफ़ती मराकज़ से हैं। हमारे जो सकाफ़ती मराकज़ हैं जितने भी हैं वो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, उनकी दिलचस्पी जो है, जब तक आप मोहब्बत नहीं करते अपने पेशे से, अपने प्रोफेशन से, तब तक आप सिर्फ इदारा चला रहे होते हैं। जब इदारा चला रहे होते हैं तो वो जो फनकार होते हैं या उस चीज़ वो उसका रिस्क हो जाते हैं, उससे रिस्क नहीं कमाते, उसका रिस्क हो जाते हैं। तो हमारे जो सकाफ़ती मराकज़ हैं ये फनकार को खा रहे हैं, फनकार पैदा नहीं कर रहे। यहाँ आकर मैंने खुद से सकते हुए देखा है लोगों को, चाहे वो ड्रामे के थे, चाहे मौसीकी के थे, चाहे किसी भी सतह के, इवन हमारे साजिंदे, आप यकीन माने कि उनकी उसरत देखकर मेरी अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो ऐसे ऐसे बड़े फनकार हैं, उनकी उंगलियां देखती, आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप सारा कुछ सुनते हैं, आपने हर
चीज़ कमाई है उनसे, उनके लहू से कमाई है, उनके अंदर रिस्क का एक दाना नहीं आप भेज सकते। देने के लिए वो प्रोग्राम मांगे आपसे और आप उनसे फ्री करवाएं, तो हमारे सकाफती मराकज़ का कसूर है। आज ये हो रहे हैं अगर, तो इसमें इनका अपना कसूर है। उन्होंने पहले कुछ ऐसा किया ही नहीं कि ये कमाओ कूद बन सकते। पीटीपी एक ज़माने में कमाओ कूद था, फिर अब नहीं रहा। तो अब हम ये कोशिश करेंगे, चूँकि इस्लामाबाद के यूनिट के लोग भी हमारे साथ हैं, तो हमारा चूँकि ऑडियंस की या सामीन की या नाज़रीन की तादाद कम देख के परेशान नहीं होती। पहली बात ये कि गुफ्तगू मुतल्लिक़ थी, खूबसूरत थी। तादाद तो कभी भी किसी को हम यहाँ से बाइक से भी पकड़ कर गया करते, कुछ मसला नहीं, तो तादाद मसला नहीं। आगे आप लोग भी प्रोग्राम्स बनाएं, हम आप लोगों के साथ दोनों तीनों यूनिट्स को इकट्ठा जो है और एक दूसरे को रिस्पांस देंगे। पहली ईद है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने सारा भरपूर साथ दिया। इम्तियाज़ के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बस ये भी प्लान करें कि कोई प्ले आप कर सकें। यस यस यस, कोई प्ले इब्तदा करें, कोई छोटा 1 घंटे का कर लें, बिल्कुल ठीक है, प्ले कर बिल्कुल ठीक है। आपकी याद तो ताउन से और थोड़े से जी हमारे के साथ बात करके एक भी करेंगे और म्यूज़िक के प्रोग्राम भी करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आइंदा हम बुलाएं, एक वो बैनर भी लगाएं तो आपके लिए वो हमारी कॉल समझ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाइक, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हसन असली साहब जो है फैज़ान फ़ानी से रगत फरमा गई, तो ताज़ी एक करारदाद जो है वो आप पेश करें। तो आपसे गुजारिश है कि उन्हें फातिहा खानी थी, फातिहा बहुत शुक्रिया आप लोग की। अल्लाह आपका